हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी उसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं था, तो मैंने इसीलिए शेयर कर ली थी कि आप उन रिएक्शंस के थ्रू गो थ्रू हो लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था दैट इज़ डायगोनल सिमिलैरिटीज़ ऑफ बोरोन विद सिलिकॉन। इसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। डायगोनल सिमिलैरिटीज़ जितने भी ग्रुप्स में हैं वो आपको करने ही करने हैं, चाहे वो एस ब्लॉक में भी थे तो वो इम्पोर्टेंट थे, और चाहे हम पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो ये आप ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वाज प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन। प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन सिलेबस में मेंशन है बट एज सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट, और अगर आप कर सकते हो तो उसको कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायबोरेन, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं डायबोरेन की, तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू गो थ्रू हो लें, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट द रिएक्शन बेसिस पे आएगा। जैसे कि आपको रिएक्टेंट दिए होंगे, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं, तो अगर आपने वो रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो आप वो प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट वाज दिस, दैट इज़ जब हम डाइबोरेन को एक्सेस अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं एट हाई टेम्परेचर तो क्या बनता है, बोरोन नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है, बोरोन नाइट्राइड बनता है। और जब हम डाइबोरेन को अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस तो बोराजीन बनता है। तो हमने यहाँ बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर करना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड, इसमें क्या होता है, बी और एन एटम्स आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, और इसमें हेक्सागन टाइप रिंग्स बनी होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, जैसे कि बोरोन है, बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ठीक है, तो 5 + 3 8, 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट में 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तरह होता है, इसीलिए हम बोरोन नाइट्राइड को क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम इसमें बात करेंगे बोरोन, बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। लेकिन अब हमें नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करानी है, और नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3। ठीक है, तो अब बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा बोरोन, इतना तो पता है। बोरोन 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन के भी कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, 3 चाहिए, और बोरोन के भी कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। नाइट्रोजन के केस में जो लोन जो हमें पाई लोन पेयर था उसको हमने किस में एक्साइट करा दिया, 2p में एक्साइट करा दिया, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 रखनी है, p3 तो रख नहीं सकते इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp2 रखने के लिए हमें हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल चाहिए, s को हाफ फिल्ड करने के लिए हमने s वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्साइट कर दिया, p में एक्साइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गई, यहाँ भी हमारे पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। तो बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट दिस, नाइट्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट दिस। तो 2s के इलेक्ट्रॉन और इस 2s के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। 2p के इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी, इसके और इसके बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम डोनेट कर सकते हैं बोरोन के 2p में। ठीक है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन से कहाँ चला गया, बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और ये क्या बनाएगा,
पाई बॉन्ड बनाएगा। बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर में ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये पाई बॉन्ड कैसा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया या फिर डेटिव बॉन्ड हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया या फिर डेटिव बॉन्ड हो गया। तो बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, जैसे कि नाइट्रोजन और जैसे ये बोरोन है, ठीक है, इसको जैसे इस वाले बोरोन का एग्जांपल लो, ये जो एक बोरोन एटम है ये 3 नाइट्रोजन से सराउंडेड है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए। 3 बॉन्ड बनाने के बाद वो एक पाई बॉन्ड बनाता है। ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है, नाइट्रोजन के फिल्ड 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बोरोन के एम्प्टी 2p में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग टाइप ही हो गया। बैक बॉन्डिंग में यही होता है कि फिल्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो इसीलिए हमने नाइट्रोजन पे क्या दिखाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाया, और बोरोन पे क्या दिखाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाया है। इस पूरी स्ट्रक्चर में ऐसे ही होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव बोरोन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव बोरोन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव बोरोन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव बोरोन नेगेटिव। तो ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। ऑल्सो हम इसको ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे 3 लेयर्स शो कर रहे हैं, मान लो ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन। ठीक है, ये वाले जो हैं फील्ड वाले गोले ये बोरोन हैं, और ये वाले क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, जैसे कि इनमें अब देखो, इनमें आपस में एक लेयर में तो क्या बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। इस लेयर में भी क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इस लेयर में भी क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, एक लेयर से दूसरी लेयर के में जाने में इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, जैसे अब इस लेयर में जो ये वाला एटम है बोरोन, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन तो हो सकती है ना, क्योंकि इन पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो हैं ही। तो ये दूसरे लेयर के नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये तीसरी लेयर के बोरोन से इंटरेक्ट कर सकता है। अब जैसे ये बोरोन है, ये दूसरे लेयर के नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये तीसरी लेयर के बोरोन से इंटरेक्ट कर सकता है। अब ये जो बोरोन है ये दूसरी लेयर के नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये तीसरी लेयर के बोरोन से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ये नाइट्रोजन है तो ये दूसरी लेयर के बोरोन से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये तीसरी लेयर के नाइट्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड। दिस वाज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड दैट वाज सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक लेयर के दूसरी लेयर के साथ और दूसरी लेयर के तीसरी लेयर के साथ क्या होते हैं, वेंट्रल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयनिक आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। इसीलिए हम बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोरोन नाइट्राइड को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मोर ऑफ सिमिलर टू ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डाइबोरेन। Now structure and bonding of diborane. Diborane means B2H6. ठीक है, डाइबोरेन है B2H6। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं ये, इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं B2H6 में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बोरोन में हो गए। ये कितने हैं, 2 बोरोन एटम्स हैं, तो 3 × 2 कर देंगे, प्लस 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में हो गया, हाइड्रोजन में। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6, तो 3 × 2 + 1 × 6, तो 6 + 6 क्या हो गया, 12, तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट C2H6। C2H6 में क्या होगा हमारे पास, जैसे कार्बन है, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 2, तो 2 × 4 प्लस कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन में, 1, तो 1 × 6, 2 × 4 + 1 × 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 + 6 14, तो 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर हम B2H6 के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि अगर हम B2H6 के स्ट्रक्चर की बात करें,
B2H6 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो इसमें बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेगा। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेगा, ठीक है। तो लेकिन इनमें बोरोन में आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया डाइबोरेन, ठीक है। लेकिन इथेन में क्या है, हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बना लिए इथेन के स्ट्रक्चर में C2H6 में। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम कर लिया और 4th इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, ठीक है, इन C2H6, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कंपाउंड हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। तो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइबोरेन एंड इथेन दैट शुड बी रेयरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बेसिकली जो आपसे पूछेंगे दैट वुड बी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो ये है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, 2 बोरोन एटम्स होते हैं, 2 बोरोन एटम्स 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे। इन हाइड्रोजन को जो टर्मिनल पे लगे होते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, और जो 2 हाइड्रोजन एटम्स बीच में लगे होंगे इनको क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स। अब जो ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं दैट वुड नॉट बी इन द प्लेन ऑफ द अदर बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तभी हम इनको किससे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ दीज 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स विल बी एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ 2 बोरोन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको डॉटेड से दिखाया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन जिसको बोलते हैं ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। अब जो है ये स्ट्रक्चर इसकी यही वाली एग्जिस्ट करती है, ये हमें कैसे पता लगा, ये स्ट्रक्चर इसकी यही वाली एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता लगा इसकी स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से और NMR एंड रमन डाटा से। नाउ व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन डाइबोरेन, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जो बोरोन है एक्साइटेड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s1 2p2। अब उसको 3 बॉन्ड अब उसको यहाँ पे B2H6 में कितने बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, 4 बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो B2H6 है इसमें इसको 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिड करा देंगे इनके ऑर्बिटल्स को। ये Mt2p भी यहाँ पे जो Mt है Mt2p नहीं रहा, अब ये हाइब्रिड होने के बाद क्या हो गया Mt sp3, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, 4 sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन स्कीम क्या होगी इसमें, जैसे बोरोन है, बोरोन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर दिया, ठीक है। और जो इसका वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो हमने दूसरी तरफ दिखा दिया, ठीक है। सेम दूसरे बोरोन के साथ होगा, इसके पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिसमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और एक वैकेंट होगा। तो जो ये वैकेंट वाला होगा वो हमने इस तरफ दिखा दिया और यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा दी, ठीक है। तो अब ये वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जस्ट ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ और बोरोन के उस sp3 के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी जो बोरोन का Mt sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ और बोरोन के फिल्ड sp3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के फिल्ड sp3 से आ रहा है, एक तो वैकेंट sp3 है, वो जस्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह की बॉन्डिंग हुई, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर तो 3 बन रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसको बोलते हैं हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या फिर मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग
या फिर ब्रिज्ड बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोरोन है, बोरोन का sp3 फिल्ड sp3, हाइड्रोजन का 1s और दूसरे वाले बोरोन का एम्प्टी sp3 ओवरलैप कर रहे हैं, ये सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे। ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है, बनाना टाइप। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग और बनाना बॉन्ड्स। ठीक है, तो that would lead to the formation of 3 centered 2 electron bonding, multi centered bonding and banana bonding. Now this structure was very important from the examination point of view. अभी जो भी हम करने जा रहे हैं that would be very important from the examination point of view. Now next would be the structure of borazine. अब जो बोराजीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B3N3H6। ठीक है, तो जो बोराजीन का स्ट्रक्चर होता है दैट वुड बी सिमिलर टू द बेंजीन, तो इसीलिए हम बोराजीन को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसमें क्या होता है, बी और एन, बी एन बी एन, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट लगे होते हैं, 3 बोरोन एटम्स होते हैं, 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, हर बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है, हर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो हाइड्रोजन कितने हुए 6, नाइट्रोजन कितने हुए 3, बोरोन कितने हुए 3, दैट वुड बी बोराजीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे बेंजीन का होता है। बेंजीन में भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कार्बन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, जैसे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें भी क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। अब इसमें भी अगेन कैसा होगा, जैसे बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर में हो रहा था, क्योंकि बोरोन तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये नाइट्रोजन के फिल्ड 2p से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में। इसको हम क्या बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक पाई बॉन्डिंग, जो हमने बोरोन नाइट्राइड के स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसमें इससे क्या आ जाएगा कि नाइट्रोजन पे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बोरोन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दिखाया भी है कि नाइट्रोजन के फिल्ड 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बैक पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं हमारे पास। नाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड इन बोराजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड इन बोराजीन। तो आई होप बोराजीन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया होगा, इट वाज सो इजी। नाउ अब आप पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं वो चाहे आप करो ना करो, लेकिन बट बोराजीन की प्रॉपर्टीज जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोराजीन की प्रॉपर्टीज। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि बोराजीन है यानी B3N3H6 है, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो एडिशन रिएक्शन देगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं। अब जो बोराजीन है उसमें बोरोन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, तो वहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, वहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, क्योंकि सिंस बोराजीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और बोरोन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव किससे OH नेगेटिव, सॉरी, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ऐड होगा, कि जैसे नाइट्रोजन है उस पर डेल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बोरोन पे क्या हो जाता है, डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग OH नेगेटिव बोरोन के पास जाएगा और H पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो BH ऑलरेडी लगा हुआ है, OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे, होल थ्राइस 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और क्या बनेगा, BOH NH पूरे का थ्राइस। सिमिलर से रिएक्शन इधर होंगे, B3N3H6 रिएक्ट्स विद ROH एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगेन BHOR, एडिशन रिएक्शन होगी,
एडिशन रिएक्शन होगी तो बोरोन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OR ग्रुप लग जाएगा और NH2 पूरे का थ्राइस। 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, BOR NH पूरे का थ्राइस। नेक्स्ट इज B3N3H6 रिएक्ट्स विद HCl, अगेन एडिशन रिएक्शन होगी तो BHCl NH2 थ्राइस। 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, BCl NH होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज होगा, तो हमारे पास ये बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बोरासिन को जब हम हीट करते हैं या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो हमारे पास इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन बनती है। ठीक है, जैसे कि नेफ्थलीन होते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन में बोरोन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो दो रिंग कंबाइन करते हैं, फ्यूज्ड सिस्टम बनता है जिसमें नाइट्रोजन और बोरोन एटम्स कॉमन होते हैं, तो इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक नेफ्थलीन। नेक्स्ट B3N3H6 की जब हम HCl से एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो एक H और एक Cl ऐड होगा, यहाँ पे 3 मोल्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, B3N3H9Cl3। ठीक है, क्योंकि बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन 3 बोरोन नाइट्रोजन है, तो हमारे पास तो Cl नेगेटिव 3 पे ऐड होंगे और फिर H भी 3 पे ऐड होंगे, तो 3 Cl और 3 H ऐड होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, B3N3H9Cl3। ठीक है, B3N3H9Cl3 और NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो रिडक्शन होगा। तो जो रिएजेंट रिड्यूस करता है उसका काम क्या होता है, H नेगेटिव डोनेट करना, तो ये H नेगेटिव डोनेट करेगा। ठीक है, अब 3 Cl की जगह क्या आ जाएगा, 3 H आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, B3N3H12। 3 हाइड्रोजन प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा, H12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, H12 हो गए, हर बोरोन पे 2 हाइड्रोजन और हर नाइट्रोजन पे 2 नाइट्रोजन, हर बोरोन पे 2 हाइड्रोजन, हर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये कैसा सा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक साइक्लोहेक्सेन। So next we are going to discuss about trihalides of boron, which is also very important. So first of all we are going to discuss about the structure of boron trihalides. तो बोरोन ट्राइहलाइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि बोरोन 3 हेलोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अब बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, 2s2 2p1। अब 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए उसको, तो उसको ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना 2p में एक्साइट करना पड़ेगा। जब वो ये वाला इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करेगा तो उसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दिस वन। नाउ इट हैव 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच वी शुड नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइहलाइड। तो इसको हाइब्रिड कराएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। नाउ इन BF3 इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 3 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बोरोन की। ट्राइगनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, एंड ईच बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल, दैट इज 120 डिग्री। नाउ बोरोन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर श्योर, क्योंकि इसमें Mt2p ऑर्बिटल भी होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, Mt2p ऑर्बिटल होता है इसमें। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बोरोन के ट्राइहलाइड्स, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, ल्यूइस एसिड की तरह। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये है ही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो इनकी टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ल्यूइस एसिड की तरह। सो बोरोन ट्राइहलाइड्स कैन एक्ट एज अ गुड ल्यूइस एसिड, जैसे कि BF3 की बात करें।
तो ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कोई ल्यूइस बेस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो वो ल्यूइस बेस क्या होगा, उसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इस BF3 के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा, तो इस तरह का एक क्या बनेगा, अडक्ट बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम BF3 की बात करें, यहाँ हमने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया। अब अमोनिया के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम होंगे, एक लोन पेयर रहा इसमें, ये लोन पेयर बोरोन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने फिल्ड 2p से कहाँ डालेंगे, बोरोन के एम्प्टी 2p में। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह का होगा ये, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन के लोन पेयर उसके फिल्ड 2p ऑर्बिटल से कहाँ जा रहे हैं, बोरोन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। जैसे कि BF3 है, अगर F नेगेटिव हो गया, फ्लोरीन है यानी हेलोजन है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। नेगेटिव चार्ज आने के पास उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इसमें से ये एक लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके फिल्ड 2p से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके एम्प्टी 2p में। इसके पास एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल बचा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये इस तरह का एक अडक्ट बन जाएगा। So boron trihalides can act as a good Lewis acids. Now अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें इथाइल ऑक्साइड की, तो डाईमिथाइल ऑक्साइड की, तो इसमें सेंटर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसको डोनेट कर सकता है, BF3 को। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के, अब ऑक्सीजन के 2p फिल्ड 2p से, ऑक्सीजन के फिल्ड 2p से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बोरोन के एम्प्टी और वैकेंट 2p में। ठीक है, so this was all about boron trihalides. Now we are going to discuss about the relative strengths of trihalides of boron as Lewis acid, which is very very important from examination point of view. अब कौन से ट्राइहलाइड की ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो जो एक्चुअल ट्रेंड है वो क्या मिला, BF3 BCl3 देन BBr3, यानी BBr3 की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, फिर BCl3 की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी, फिर BF3 की होगी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। नाउ दिस वुड बी द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो है एक्चुअल ट्रेंड, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था, BF3 BCl3 BBr3। ये ट्रेंड क्यों था, क्योंकि जो फ्लोरीन है, हमने क्या मतलब एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमने ये सोचा था, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए उसके ट्राइहलाइड की तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उसके बाद क्लोरीन की, फिर क्लोरीन वाले ट्राइहलाइड की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन वाले की। ये तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज़, बट ये ट्रेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीज़न इज़ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करता है। ठीक है, एक बार उसमें सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो बना दिया, लेकिन अभी फ्लोरीन के फिल्ड 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो बोरोन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब ये जो डॉटेड वाला दिखाया हुआ है, ये डॉटेड वाला क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ से कहाँ, फ्लोरीन के फिल्ड 2p से बोरोन के वैकेंट 2p में, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो वो अब यहाँ भी हो सकती है, इस फ्लोरीन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इस फ्लोरीन के साथ भी हो सकती है, इस फ्लोरीन के साथ भी हो सकती है, तो वो कहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए हमने इसको दिखाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब फिर इस बेसिस पे रीज़न क्या है, बैक बॉन्डिंग इज़ द रीज़न, वो तो समझ में आ गया। अब BF3 में क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बैक बॉन्डिंग इज़ मोर इफेक्टिव।
ऐसा क्यों होता है? बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव हेयर। क्योंकि BF3 में क्या हो रहा है, बोरोन के पास वैकेंट 2p है और फ्लोरीन के पास क्या है, फिल्ड 2p है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, फिल्ड 2p से वैकेंट 2p में जाएंगे। लेकिन BCl3 में क्या है, वैकेंट 2p है और Cl में क्या है, फिल्ड 3p है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, फिल्ड 3p से वैकेंट 2p में, ठीक है। और BBr3 में क्या है, यहाँ पे क्या है, वैकेंट 2p और Br में क्या है, फिल्ड 4p। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, फिल्ड 4p से वैकेंट 2p में। तो अब 2p और 2p के बीच में क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, लेकिन इनके केस में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब इसमें ओवरलैपिंग ही अच्छे से होगी, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन से बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फिल्ड 2p से वैकेंट 2p में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो कम हो रही है। तो ये तो सबसे कम, इसकी तो सबसे कम टेंडेंसी होगी बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो ये तो सबसे क्या हो गया, वीकेस्ट ल्यूइस एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, BCl3 वाला, और BBr3 वाला क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके बेसिस पे ट्रेंड क्या हो गया ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ का, BBr3, BCl3 and then BF3. So this was the trend of increasing Lewis acidic strength. This was the trend of increasing Lewis acidic strength of boron trihalides. Next would be halides of aluminium. So next we are going to discuss about the halides of aluminium. जैसे हमने halides of boron पढ़े हैं, वैसे हम halides of aluminium पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3 में से जो AlF3 है वो आयनिक होता है, बाकी जो रिमेनिंग halides हैं वो कोवेलेंट होते हैं। रीज़न इज अगेन द साइज ऑफ एनायन मैटर्स। इसमें क्या है, साइज ऑफ एनायन स्मॉल है, जहाँ पे साइज ऑफ एनायन स्मॉल होता है वहाँ पोलराइजिंग पावर क्या होती है, लेसर होती है। लेसर होती है तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा, और आयनिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो AlF3 है वो आयनिक होगा, बाकी जो रिमेनिंग हेलाइड्स हैं वो कोवेलेंट होंगे, क्योंकि बाकी हेलाइड्स के केस में जो एनायन का साइज़ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्रिस्टलाइन स्टेट AlCl3 हैज़ closely packed layered structure in which coordination number of aluminium is 6। तो उस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो एल्यूमिनियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। देयर इज एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन एटम अराउंड ईच एल्यूमिनियम एटम। जो अब हमारे काम का है इसमें वो क्या है कि जो वेपर स्टेट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें जो एल्यूमिनियम ट्राइहलाइड है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, डायमर की फॉर्म में, यानी AlCl3 होल ट्वाइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो एल्यूमिनियम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 होता है। जैसे कि AlCl3 है और यहाँ पे भी जो AlCl3 है वो आपस में कंबाइन होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, AlCl3 ट्वाइस बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, Al2Cl6। तो इसमें क्या हो रहे हैं, टर्मिनल क्लोरीन एटम्स हैं और ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स हैं। तो जो एल्यूमिनियम है इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है, तो 3 क्लोरीन के साथ ये क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास एम्प्टी 3p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो क्लोरीन अपने 3p से, फिल्ड 3p से एल्यूमिनियम के एम्प्टी 3p में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4।
सेम इस एल्यूमिनियम के साथ होगा, 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, और जो इसका वैकेंट 3p ऑर्बिटल है उसमें अपना क्लोरीन जो है वो फिल्ड 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स डालेगा। तो इस एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4, जहाँ पे एल्यूमिनियम 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और एक क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब क्लोरीन के पास लोन पेयर्स कितने बच गए, 2 तो इसके यहाँ चले गए, एक यहाँ चला गया, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 यहाँ कंज्यूम हो गए, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पे रह गए क्लोरीन पे। ठीक है, तो ये कैसी बॉन्डिंग हुई, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हुई। यहाँ पे कितने सेंटर बने हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये कैसी बॉन्डिंग हुई, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग हुई, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। 3 सेंटर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4। तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। आई होप AlCl3 के डायमर का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 4। नाउ व्हाट आर द स्ट्रक्चरल, और इसमें बॉन्डिंग किस तरह की हो रही है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ ट्राइहलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड इन ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरोन। तो जैसे AlCl3 के डायमर का स्ट्रक्चर है ये इस तरह से है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम का कितना है, 2 3 4, 4 है ना, और इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो AlCl3 बनेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 3 है। अब जो बोरोन है वो तो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, और ट्राइहलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं, डायमर की तरह। तो मोनोमर जो होते हैं बोरोन के ट्राइहलाइड्स, उसमें बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3, और एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर उसके ट्राइहलाइड्स में जो कि डायमर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीज़न ऑफ नॉट फॉर्मिंग डायमर्स ऑफ बोरोन, की बोरोन के डायमर्स क्यों नहीं बनते हैं। नंबर 1 रीज़न, एक तो बोरोन एटम है उसका साइज इतना स्मॉल है कि वो लार्ज Cn-, Br- और I- आयंस को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो अगर उस केस में अगर ये रीज़न है तो इसका मतलब फ्लोरीन है जैसे F-, उसका साइज़ तो छोटा है और बोरोन का साइज़ भी छोटा है, तो इसका डायमर तो बनना चाहिए, बट इसका डायमर भी नहीं बनता। रीज़न क्या है, क्योंकि डायमर बनाने में जो बॉन्ड्स बनते हैं उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी नहीं होती कि वो जो कॉम्पनसेट कर दे, जो पी पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड बने हैं उनको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए उसको कॉम्पनसेट कर दे। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से इनके डायमर पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं।